Hello everyone, welcome to this class of PCS पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। हमारी आज की जो क्लास होने वाली है PCS की, उसके अंदर हम अपनी लास्ट क्लास के आगे ही बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड आई होप यू गाइज आप सब ने अपनी मोटिवेशन को मेंटेन रखा हुआ है एंड डेली बेसिस पे जो रिक्वायर्ड आवर्स हैं वो आप काम कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो अपने वर्क के साथ साथ एटलीस्ट 3 आवर्स 2 आवर्स दे रहे हैं डेली बेसिस पे स्टडी के लिए। दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, द कंसिस्टेंसी, द मोटिवेशन। ओके यू गाइज, जस्ट कीप ऑन स्टडिंग। कहीं पे कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है तो ज़रूर आप हमारी जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्टर करना नहीं भूलिएगा हमारी साइट के ऊपर। जो हमारा इस वीडियो है इसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया होगा, आपको उस लिंक पे क्लिक करना है एंड आप हमारी वेबसाइट पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पे ये सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज अरेंज रहती हैं, ओके। तो वहीं पे आपको उस ONC के ऊपर अगर आपको सारी जो नोटिफिकेशंस एंड ऑल सब चाहिए तो वहाँ से अवेलेबल रहेगा। और उसके अलावा कोई स्टडी नोट्स चाहिए, कोई हम टेस्ट डालते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो सब मटेरियल हमारी वेबसाइट के ऊपर अपडेट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जाइएगा। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो ज़रूर रजिस्टर कर दीजिएगा। एंड उसके साथ में एक जो आपके लिए फ़ायदा और है वो ये है कि आप उसके नीचे अगर कमेंट करेंगे ना वीडियो के नीचे, तो वो डायरेक्टली हमारे पास मेल आती है जिसको कि हम डायरेक्टली रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे क्या होता है कि क्योंकि बहुत सारी वीडियोस होती हैं तो कहीं ना कहीं कमेंट बहुत सारे जब आ जाए तो उनका रिप्लाई करना रह जाता है। तो आप वहीं अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर कमेंट करते हैं तो जिस पर्टिकुलर वीडियो पे आप कमेंट करते हैं उसी टीचर के पास उसका मेल जाता है उसके रिप्लाई के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे आप कमेंट किया कीजिए, उससे हमारे पास जाएगा डायरेक्टली, ओके। तो देखते हैं आज का टॉपिक करते हैं शुरू, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ओके। सो देखते हैं आज हमने देखना है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लास्ट क्लास में हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से हमारा क्या मतलब है, और इकोलॉजी के कुछ चीज़ें जो मेजर कंसेप्ट NCERT से निकल के आते हैं वो हमने देखे। नाउ दिस इज आउट ऑफ NCERT। ये फर्स्ट पेज हम फिर भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं NCERT में कुछ ना कुछ दिया होगा, बट इसके आगे वाली जो चीज़ें दे आर अबव NCERT, ठीक है। कि जो NCERT से ऊपर उठ के बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो चीज़ें, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि NCERT से बेसिक्स क्लियर होगा, उसके ऊपर जो डेली लाइफ की चीज़ें हैं, जो और हमारी जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं, जो आगे स्कीम्स चलती हैं, वो सब आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो देखते हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कितनी डाइवर्सिटी इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, एक स्पीशीज़ के कितने जीन्स हैं, है ना। 3 लेवल की बायोडाइवर्सिटी हमने पढ़ी थी, स्पीशीज़ डाइवर्सिटी या फिर स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी, जीन्स जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, राइट। तो इस तरीके से अलग अलग लेवल पर डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे कि हम इस बायोडाइवर्सिटी को जो लॉस हो रहा है, हमने देखा कल ईविल क्वार्टेट हमने पढ़ा था, राइट। ईविल क्वार्टेट हमने देखा था कि जिसके कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, राइट। तो अब हमने ये देखना है कि हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कंजर्व करने के लिए 2 मेजर तरीके हैं। फर्स्ट इज इन सिटू कंजर्वेशन का क्या मतलब है कि ऑन द साइट जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म या वो डाइवर्सिटी जो वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है वो जहाँ पे रहना पसंद करता है, उसी एरिया को आप एक कंजर्व्ड एरिया बना दो कि कोई और वहाँ पे एंटर ही ना कर पाए। दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन, दैट इज ऑन साइट कंजर्वेशन, ओके। नेक्स्ट इज एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कि ऑफ साइट कंजर्वेशन। ये क्या है कि आप जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का नेचुरल एनवायरनमेंट है उससे बाहर निकाल के उसको कहीं और लेके जाके उसका थोड़ा सा नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहाँ पे उसे कंजर्व करें, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल इन सिटू का एग्जांपल है नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे
फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, या कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो जहाँ पे रहना पसंद करता है, उनके फॉरेस्ट एरिया हैं, रिवर्स एरिया है, उसी एरिया को दूर दूर तक कहीं पे कोई वहाँ पे बाहर जाके कहीं पे उनको कंजर्वेशन के लिए लाइक फॉर एग्जांपल उन्हें बफरिंग दे दी जाती है एक तरीके से, साइड्स में कुछ लाइक लगा लो कि जंगलें एंड ऑल, जो भी हम टर्म्स यूज़ करते हैं उनको लगा के उनको अंदर ही रखा जाता है ताकि वो अपने ही सेफ एनवायरनमेंट में कंजर्व्ड रहें जहाँ पे कि ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, सो दिस इज इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्व आप जब करो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एक्स सीटू, जो वहाँ पे अब बाहर ले जाके करते हैं। फॉर एग्जांपल जूस, आप अगर हम पंजाब में रहते हैं, आप पंजाब से रिलेटेड एरियाज में जहाँ रहते हैं, राइट, वहाँ पे आपने बहुत सारे जूस देखे होंगे ना। अब आपने ये जितने भी जूस देखे वहाँ पे क्या है कि बहुत अलग अलग वेराइटी के ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फेमस है, जैसे कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं, यहाँ पे पास में जो एक मेजर जू है दैट इज छतबीड़ जू, राइट। छतबीड़ जू के अंदर क्या है कि अगर वहाँ पे क्रोकोडाइल है या एलिगेटर है तो उनके लिए एक वाटर वाला एनवायरनमेंट बना के उन्हें वहाँ पे रखा गया है, राइट। और वैसे अगर लेपर्ड है या डियर है तो उनको वहाँ पे फॉरेस्ट टाइप एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहाँ पे रखा गया है। तो वो एक्चुअली उनका मेजर एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे वो एग्जिस्ट करेंगे, बट उन्हें वहाँ पे लाके रख के उनको वहाँ पे बेसिकली प्रिजर्व किया गया है। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सीटू कंजर्वेशन जब हम करें उनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए, कि अगर उनके एरिया के अंदर वो एक्सटिंक्ट भी हो जाते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे उन्हें कंजर्व किया गया है वहाँ पे वो ना हो एक्सटिंक्ट, इसलिए। ठीक है, तो अब हम इन एक एक कंजर्वेशन जो रिजर्व टाइप्स हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा। वी हैव सीन इट, राइट। नेशनल पार्क्स कौन सा है, बायोस्फीयर रिजर्व्स कहाँ पे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे हैं, कोई जू या बोटानिकल गार्डन से रिलेटेड चीज़ें तो मेजरली एक्स सीटू के अंदर ही आती है। बट दीज आर समथिंग जो कि गवर्नमेंट वहीं पे ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे उनका एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इनको एक एक करके कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर किस तरीके से इनकी कंजर्वेशन की जाती है। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट की। ऑलराइट, protected and reserved forest, just a minute. Okay, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे हम आते हैं, प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट पे। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर, जो कि जिससे कि हम इन सीटू कंजर्वेशन जो है वो कर सकते हैं, वहीं पे जहाँ पे वो रहना चाहते हैं उसी के अंदर ही हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके अलग अलग टाइप्स हम देखते हैं। सबसे पहला है प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली चीज जो हमने करनी है प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ये क्या है, सिर्फ यहाँ पे राइट टू ऑल एक्टिविटीज लाइक हंटिंग है, ग्रेजिंग है, वो सारी बैंड होती है जब तक कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं इशू किया जाता हंटिंग के लिए या ग्रेजिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वो राइट टू एक्टिविटीज हंटिंग और ग्रेजिंग ये दे दी जाती है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। अगर आपको किसी एरिया को आगे वाली कैटेगरीज में कहीं पे भी घोषित करना है तो आप सबसे पहले उससे एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाओगे कि वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, हंटिंग ग्रेजिंग हो सकती है, तो उसके ऊपर एक लेवल प्रोटेक्शन जब आपको देनी होती है, फिर आप कहाँ पे जाते हैं, रिजर्व्ड फॉरेस्ट में। ठीक है, वो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि हंटिंग एंड ग्रेजिंग तब तक वहाँ पे अलाउड नहीं होगी, जस्ट ए मिनट, हंटिंग एंड ग्रेजिंग तब तक वहाँ पे अलाउड नहीं होगी जब तक वहाँ के जो ऑर्डर्स हैं वो इशू नहीं किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इससे ऊपर वाला लेवल, दैट इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जब आप रिजर्व्ड एरियाज को ही एक लेवल ऊपर प्रोटेक्शन करके उनको एक सेंचुरी में कन्वर्ट कर दें, थोड़ा एरिया आप डिफाइन कर दें और सब चीज़ें इस तरीके से कर दें, तो वो क्या बन जाएगी, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहाँ पे कि वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क में आप क्या करते हैं, यहाँ पे राइट्स कैन बी अलाउड इन नेशनल पार्क, नो राइट्स आर अलाउड। यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई राइट अलाउ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एनिमल राइट्स आर द वन जो कि यहाँ पे मैटर करते हैं। ठीक है,
तो इनकी अगर हम प्रोटेक्शन स्टेटस देखें, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन स्टेटस, नेशनल पार्क्स आर हाईएस्ट प्रोटेक्टेड स्टेटस, उससे नीचे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उससे नीचे रिजर्व फॉरेस्ट और सबसे नीचे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, आपने कितनी लेवल की प्रोटेक्शन उन्हें दे रखी है। तो जहाँ पे किसी भी तरीके की कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है, दैट एरिया इज द नेशनल पार्क, ठीक है। टिपिकली अगर हम देखें तो रिजर्व फॉरेस्ट जो हैं उन्हीं को अपग्रेड करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना दिया जाता है, जिनको कि आगे नेशनल पार्क्स में अपग्रेड किया जा सकता है, जिसको कि अगर आप नेशनल पार्क्स बन जाते हैं तो आपको ज़्यादा गवर्नमेंट फंडिंग और ज़्यादा प्रोटेक्शन जो है वो दी जाती है, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की अगर हम बात करें तो 551 है इंडिया के अंदर, ठीक है, और प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व फॉरेस्ट उससे भी ज़्यादा। बट अब हम इन जनरल देखें तो नेशनल पार्क्स इंडिया के अंदर 104 है, ठीक है। अगर हम इन नेशनल पार्क्स की बात करें तो क्वेश्चंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क्स पे भी पूछे जाते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन जनरल आपको सिर्फ वो याद रखनी है जो कि एग्जाम के अंदर जो इन जनरल करंट अफेयर्स के अंदर आई हैं, ठीक है। तो उससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखनी होंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्योंकि उन्हीं पे ही क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नेशनल पार्क्स की, तो नेशनल पार्क्स की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से कितने एरिया में कौन कौन से नेशनल पार्क्स लाया करते हैं। तो इनको हम एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि नेशनल पार्क्स कौन कौन से कहाँ पे कितने कितने नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ इंडिया से। नॉर्थ इंडिया में हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में 4 हैं, हरियाणा में 2 हैं, हिमाचल प्रदेश में 5 हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप आए उत्तर प्रदेश में 1 है, उत्तराखंड में 6 और बिहार में 1। उससे इधर आए अगर आप थोड़ा, छत्तीसगढ़ में 3, झारखंड में 1, उड़ीसा में 2 और वेस्ट बंगाल में 6 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। इधर आप आए तमिलनाडु में 5, केरला 6, कर्नाटका 5, तेलंगाना 3, आंध्र प्रदेश 3 और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 10 इस टाइम पे, और महाराष्ट्र में 6, गोवा 1, गुजरात 4 और राजस्थान 5, ठीक है। अब इस पूरी लिस्ट के अंदर जिनका नाम नहीं है वो हैं कुछ स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो हम अभी देखते हैं आगे, प्लस एक स्टेट पंजाब, जिसकी के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं। नाउ दिस इज द स्टेट जहाँ पे कोई नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। 104 नेशनल पार्क्स इन इंडिया एंड नो नेशनल पार्क इन पंजाब, ठीक है। तो अगर आप इनको इनके नाम याद रखना है तो स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर जो नेशनल पार्क्स हैं उनको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप बाकियों के अंदर बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर इतने नहीं है। और स्पेसिफिकली अपनी स्टेट की आप ज़रूर याद रख लीजिएगा, इंटरव्यू में कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं, ठीक है। अब हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो पंजाब के अंदर कोई नेशनल पार्क नहीं है, ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और पंजाब के आसपास अगर हम बात करें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की, तो हरियाणा के अंदर 2 हैं और हिमाचल प्रदेश के अंदर 5 नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नेशनल पार्क्स के ऊपर। अगर हम नेशनल पार्क्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया देखें तो दीज आर 7 सिस्टर्स और प्लस सिक्किम, ठीक है। 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम में इनमें जितने जितने नेशनल पार्क हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है जैसे कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है, या फिर इंटांकी नेशनल पार्क है, या कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक स्टेट के अंदर एक ही है और इनके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है, ठीक है। तो इनको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और कहीं पर इनकी भी लिस्ट बना लीजिएगा। बाकी जो न्यूज़ में आए नेशनल पार्क वो तो रखना ही रखना है याद। मैं आपको ये कह रही हूँ कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो सारी सिर्फ वही ध्यान में रखो जो न्यूज़ में ज़्यादा रहती हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखें, ठीक है। और नेशनल पार्क के मामले में भी सेम ही है, बिकॉज 104 नेशनल पार्क्स भी याद रखना आसान नहीं है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के नेशनल पार्क्स को ध्यान में रख सकते हैं, ताकि बाकी जो जब ऑप्शंस आते हैं ना तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऑप्शंस देके कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत कम नेशनल पार्क्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, क्योंकि उस एरिया को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस जो है वो देते हैं इन जनरल इंडियंस की अगर हम बात करें, राइट। तो इसलिए इनको एक बार ध्यान में रख लेना ताकि इन स्टेट्स की पता हो, तो आपको अगर ऑप्शन के अंदर इनमें से कोई स्टेट आती है तो आप वहाँ पे मार्क कर सके, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें तो ये सारी यूनियन टेरिटरीज जितनी भी हैं हमारी, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, इनमें कोई भी नेशनल पार्क नहीं है पंजाब के अलावा। ऑल राइट, सो दिस इज नेशनल पार्क्स, ओके। तो हमने अभी तक कितनी कैटेगरीज कर ली हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज इको सेंसिटिव जोन्स। इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं? कोई भी
10 किलोमीटर ऑफ बाउंड्रीज के आसपास वाला एरिया किसका, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का। दिस इज मान लीजिए नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इसके आसपास का 10 किलोमीटर तक का एरिया जहां जहां पे बाउंड्रीज की लाई करती है, उस पूरे एरिया को आप इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। तो इनके लिए इसकी जिम्मेदारी दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो अपने हिसाब से उस नेशनल पार्क के आसपास के 10 किलोमीटर रीजन को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करें। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, क्योंकि नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जहाँ पे होती हैं, दे आर वन ऑफ द रीजन्स जो कि मेजरली रिच इन रिसोर्सेज होते हैं। मेजरली रिच इन रिसोर्सेज इन द सेंस कि वहाँ के जो एरियाज होंगे वो अनएक्सप्लोर्ड रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी, वहाँ पे कोई मिनरल्स होंगे, कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई नई स्पीशीज निकल के आए, इस तरीके से कुछ भी जो वहाँ पे मिलेगा उसके ऊपर क्या होगा, इंडस्ट्रीज की नज़र रहेगी, राइट। तो अगर आप उसके आसपास वाला जो एरिया होगा वहां से कहीं ना कहीं से वो उस पार्क के अंदर एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग बीइंग कि उस एरिया के आसपास वाला एरिया बहुत सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि वहां से भी आप अगर एक बार बात करें तो नेशनल पार्क जो अंदर का एरिया है सिर्फ वो अपने आप में ही थोड़ी अपनी इकोलॉजी मेंटेन करके रख सकता है, उसके आसपास वाले एरिया का भी उसमें बहुत ज्यादा रोल रहता है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि नेशनल पार्क के आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया को भी आप इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित कर दीजिए, ताकि उनकी जो प्रोटेक्शन है वो बनी रहे, ठीक है। अब इको सेंसिटिव जोन्स में क्या होगा, बेसिकली इंडस्ट्रीज अलाउड नहीं होंगी, ह्यूमन मूवमेंट रिजर्व्ड होगी, है ना, इस तरीके की चीजें, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइगर रिजर्व्स एंड एलिफेंट रिजर्व्स, इनको एक एक करके देखते हैं। टाइगर रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो टाइगर रिजर्व्स को प्रमोट करना शुरू किया प्रोजेक्ट टाइगर के बाद से, ठीक है। टाइगर इज व्हाट, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, है ना, नेशनल एनिमल है हमारा, बट स्टिल उसकी जो पॉपुलेशन है एक समय पे बहुत कम रह गई थी, अराउंड 600 और 700 टाइगर्स वो रह गए थे, राइट। इसी के कारण बहुत ज़्यादा हम इंडिया के अंदर उसके ऊपर आया कि हमें प्रोटेक्शन करनी है उसकी, तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 के अंदर। क्यों किया गया, क्योंकि 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स, 80% ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो उनके नंबर्स का ट्रैक रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा क्या रीज़न है टाइगर को प्रोटेक्ट करने का, दे आर ऑल्सो रेफर टू एज अम्ब्रेला स्पीशीज। अम्ब्रेला स्पीशीज का मतलब क्या होता है, हमने कल भी किया था, आई सपोज कीस्टोन स्पीशीज और ये वाली हमने टाइप्स की थी, राइट। अम्ब्रेला स्पीशीज आई थिंक उसके अंदर नहीं था, तो वो स्पीशीज जो कि इज एट द टॉप ऑफ फूड चेन होती है एंड जिसके कारण कि दे कंजर्व अदर स्पीशीज इन द सेम एरिया। हमने कल एक लास्ट क्लास के अंदर एग्जाम्पल देखा था, राइट, कि किस तरीके से टाइगर्स की पॉपुलेशन इफेक्ट होगी तो डियर और ग्रास की पॉपुलेशन किस तरीके से इफेक्ट होगी अगर हम फूड चेन की बात करें, है ना। तो वही हमने यहाँ पे बात की है, ओके। अब अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व्स की तो आज के टाइम पे 50 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया के अंदर, जब स्टार्ट हुआ था तो 9 रिजर्व्स थे, ठीक है। अब इनमें से जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और गुजरात, दीज आर द स्टेट्स जहाँ पे कि कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सिर्फ ये 3 स्टेट्स हैं जिनके अंदर टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं, दैट इज असम, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप ध्यान में थोड़ा सा रख सकते हैं। और पंजाब के अंदर कोई टाइगर रिजर्व नहीं, तो कोई ऐसा टाइगर रिजर्व नहीं जिसकी कि आपको डिटेल में ज्यादा जाना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइगर सेंसस के बारे में। हम यही रिजर्व्स अभी कर रहे हैं, तो टाइगर रिजर्व्स के अंडर ही टाइगर सेंसस को करना भी जरूरी हो जाता है। हर 4 साल के बाद इंडिया की नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक टाइगर सेंसस ऑर्गेनाइज कराता है ओवर द इंडिया, ठीक है। अभी तक 4 सेंसस हो चुके हैं, 2006, 10, 14 और 18 के अंदर। लेटेस्ट जो 2018 में हुआ था दैट वाज द 4th टाइगर सेंसस, जिसके अंदर कि ये कहा गया कि टाइगर्स की पॉपुलेशन अब है 2967 टाइगर्स अभी हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जो कि 2014 से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, दैट इज 526। अगर आप टाइगर रिजर्व्स की लिस्ट भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर अराउंड 6 to 7 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। और ये 2018 का जो सेंसस है ये बहुत ज़्यादा इवॉल्व था पिछली बार से, रीज़न बीइंग कि इस टाइगर सेंसस के अंदर दूसरी कंट्रीज ने भी इंडिया की हेल्प की थी, ठीक है। प्लस इसके अंदर इससे पहले वाले सेंसस के अंदर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनको बाहर रखा गया था, ठीक है, वहाँ पे अभी टाइगर्स की काउंटिंग नहीं की गई थी, तो वो की गई। बट उसके अलावा एक मेजर चीज़ यहाँ पे हुई, दैट वाज द यूज़ ऑफ दिस
ऐप कॉल्ड एज एम स्ट्राइप्स। इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है, ठीक है। अगर हम सिविल्स की बात करें, एम स्ट्राइप्स किसके लिए यूज किया जाता है ना, तो ये एम स्ट्राइप्स को यूज करके टाइगर सेंसस को कंडक्ट किया गया था, जिसके कारण की टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन जो है वो ज्यादा अच्छे से आई निकल के टाइगर्स से रिलेटेड, ठीक है। ये बेसिकली जियो टैगिंग से रिलेटेड होता है, जहाँ पे आप टाइगर्स का थोड़ा सा एरिया जो है वो निश्चित कर देते हैं। अगर वो इस एरिया से बाहर जाएं तो आपको थोड़ा सा जियो फेंसिंग एक तरीके से मिल जाती है। दूसरा, आपको उनकी जहाँ जहाँ पे वो जाएं, आपको उनकी पब मार्क्स के थ्रू या और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप उनको ट्रैक जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एलिफेंट रिजर्व्स के ऊपर। एलिफेंट रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो इंडियन एलिफेंट का नाम है एलिफास मैक्सिमस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है मेजरली कौन कौन से एरिया में, वेस्टर्न घाट्स के अंदर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, ईस्टर्न इंडिया के अंदर और नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी, ठीक है, और कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ सेमी सदर्न पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। बेसिकली इट इज अ शेड्यूल 1 स्पीशीज ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। तो ये एक्ट भी एक बार देख लेना और ये चीज जरूर देखना कि शेड्यूल 1 का मतलब क्या है। बेसिकली जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स होते हैं वैसे इसके पीछे भी कुछ शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो शेड्यूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरीके से इसके अंदर लाए करते हैं। तो एक बार एटलीस्ट समरी जरूर कर लीजिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, और ये जरूर देखना कि उसके शेड्यूल्स में शेड्यूल्स का क्या मतलब है और शेड्यूल 1 में होने का क्या मतलब है इसके अंदर। ऑलराइट, और प्लस इसके अगर हम बात करें साथ ही ये अपेंडिक्स 1 में लाई करता है किसकी, साइट्स की, दैट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना। यानी कि क्या मतलब है कि दिस इज वन ऑफ द स्पीशीज जो कि बहुत ज़्यादा इस समय पे डेंजर में है, और क्योंकि एलिफेंट्स न्यूज़ में रहे हैं लास्ट टाइम्स में बहुत ज़्यादा, तो इनके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर एक प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया जाता है जो कि लॉन्च किया गया था 1992 के अंदर, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स मेजरली क्या है, प्रोटेक्ट करना एलिफेंट्स को, उनके हैबिटेट्स को, उनके कॉरिडोर्स को। कॉरिडोर्स क्या होते हैं कि दिस इज द एरिया जहाँ पे एलिफेंट्स रहना प्रेफर करते हैं, ये एरिया है, एक एलिफेंट रहना प्रेफर करते हैं। इनके बीच के भी जो एरियाज होंगे, ये पूरा एक कॉरिडोर हो गया उनका, ये एक पूरा एक कॉरिडोर हो गया। बाकी जब वो यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होना चाहें, वो यहाँ पे से जाना चाहें, तो मान लीजिए यहाँ पे एक रोड बनी हुई है, तो या तो आप रोड को उसके ऊपर बनाओ कि उनको आने जाने में दिक्कत ना हो, या फिर इनके लिए कुछ ऐसा एरिया बनाओ कि ये उस कोई पुल बना दिया, कोई ब्रिज बना दिया जिससे कि ये इजीली क्रॉस ओवर कर सकें। तो बेसिकली इनका जो पूरा कॉरिडोर है वो मेंटेन करके रखना एलिफेंट्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करना एंड कैप्टिव एलिफेंट्स की वेलफेयर को इंश्योर करके रखना। अगर हम एलिफेंट सेंसस की बात करें तो टाइगर सेंसस जहां 4 साल में एक बार किया जाता है, एलिफेंट सेंसस 5 साल के बाद किया जाता है, और इसके अंदर कर्नाटका, केरला एंड असम आर 3 स्टेट्स जहां पे कि सबसे ज्यादा एलिफेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें यहाँ पे 32 एलिफेंट रिजर्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाकी मोड्स ऑफ कंजर्वेशन की अगर हम बात करें, वन इज मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व एंड सेक्रेड ग्रुप्स। जल्दी जल्दी से एक एक करके इन चारों को भी देखते हैं कि इनके अंदर कितनी कंजर्वेशन दी जाती है और किस चीज़ को दी जाती है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ओशियन के अंदर कुछ स्पेशीज जहाँ पे कि ह्यूमन एक्टिविटीज रेगुलेट की जाए, ठीक है। बेसिकली क्या है, जैसे अब हम लैंड एरिया की बात करें वहां पे एक्सप्लॉयटेशन होती है मिनरल रिसोर्सेज की, ऐसी ओशियन एरियाज के अंदर भी मिनरल्स रिसोर्सेज की एक्सप्लॉयटेशन होती है। तो जब आप मरीन के एरियाज के अंदर कुछ एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित कर दे, दैट इज अ मरीन प्रोटेक्टेड एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये प्लेसेस को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है कुछ रीजन्स के लिए, ठीक है, लोकल, स्टेट, टेरिटरी या किसी ना किसी अथॉरिटी के द्वारा, ओके। अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 23 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो कि पेनिनसुलर इंडिया या कोस्टल इंडिया के अंदर लाई करते हैं। एक लाई करता है यूटीज ऑफ दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप आइलैंड्स के अंदर, और 105 मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज लाई करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंदर, ठीक है। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज तो हैं ही सिर्फ कोस्टल स्टेट्स के अंदर, और कोस्टल स्टेट्स में भी अगर हम बात करें तो देयर इज नो मरीन प्रोटेक्टेड एरिया इन कर्नाटका, ठीक है। बाकी सारी स्टेट्स के अंदर कोई ना कोई, जितनी भी कोस्टल स्टेट्स हैं उनके अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज लाए करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं
हमारे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व की तरफ, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व अगर हम बात करें इंडिया के अंदर 88 है, इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट घोषित करती है। बट हाँ, पंजाब के कंजर्वेशन रिजर्व अगर आपके आसपास कोई है तो उनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि वो एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसी भी एरिया में दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जो कि नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के एडजेसेंट वाले एरियाज होते हैं, ठीक है। तो दोज एरियाज जो कि एक प्रोटेक्टेड एरियाज को दूसरे एरियाज से लिंक कर रहे हो, उन एरियाज को भी हम कंजर्वेशन रिजर्व कह सकते हैं। बेसिकली जो भी वहाँ की लोकल कम्युनिटी होगी तो आप उनको उनसे डिस्कशन करके, उनसे कंसल्टेशन करके उस एरिया को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर सकते हैं। और वैसे कम्युनिटी रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी अगर प्राइवेट या कम्युनिटी लैंड है, जैसे कि मान लीजिए कि आपकी अपनी लैंड है, वहाँ पे वो कुछ उसके अंदर कुछ ऐसा एरिया लाई करता है जो कि प्रिजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो दैट विल बी अ कम्युनिटी रिजर्व, जिसको कि आप अपने बेसिस पे रिजर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एन इंडिविजुअल और कम्युनिटी ने खुद वॉलंटियर किया है अपनी वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट को सेव करने के लिए। अब इन दोनों ही टाइप्स के रिजर्व्स के अंदर राइट्स ऑफ पीपल जो उस रिजर्व के अंदर रह रहे होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं, नॉट अफेक्टेड, ठीक है, कंजर्वेशन और कम्युनिटी रिजर्व के अंदर। लास्ट देखते हैं हम सेक्रेड ग्रुव्स। अगर हम सेक्रेड ग्रुव्स की बात करें तो इंडिया के पास एक हिस्ट्री है किसकी, रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशंस की, जो कि दैट हैज एम्फसाइज्ड द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। तो सेक्रेड ग्रुव्स बेसिकली क्या होते हैं, कुछ फॉरेस्ट जिनको कि आपने पवित्र यानी कि सेक्रेड घोषित कर दिया ताकि वहां पे ह्यूमन इंटरफेरेंस लीस्ट से लीस्ट हो, कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी तो उनकी प्रोटेक्शन वैसे ही बनी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके के सेक्रेड ग्रुव्स जो हैं दे आर फाउंड इन खासी एंड जयंतिया हिल्स, अरावली हिल्स, वेस्टर्न घाट रीजन्स और अदर रीजन्स, ठीक है, जो भी आपको ये सामने दिख रहे हैं। और भी बहुत सारे एरियाज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको सेक्रेड ग्रुप्स के अंदर एक जो चीज़ आपको देखनी चाहिए वो ये है कि एनसीईआरटीज़ के अंदर कुछ कुछ प्लेसेस पे, मेरे को जहाँ तक मुझे याद है अभी, तो आप भी जब पढ़ेंगे तो खुद देखना इस चीज़ को, वहाँ पे एक दो चैप्टर्स के अंदर बीच में कहीं पे सेक्रेड ग्रुप्स इन इंडिया के नाम क्या हैं वो दिए गए हैं, तो वो ज़रूर ध्यान में रख लीजिएगा कि वहाँ पे नाम दिए गए हैं कि मेघालय के या फिर जो ये एरिया है इसके सेक्रेड ग्रुप्स को क्या कहते हैं और उसको कौन से ट्राइबल पीपल जो है वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रख लीजिएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। तो दैट विल बी ऑल अबाउट सेक्रेड ग्रुव्स जो आपको ध्यान में रखना होगा। सेक्रेड ग्रुव्स बेसिकली क्या है, पवित्र फॉरेस्ट जिसको आप कह देते हैं कि ये एरिया है वो किसी रिलीजियस पर्पस के कारण या कल्चरल ट्रेडिशन के कारण उसको कोई भी टच नहीं करता है, ना उससे कोई भी जो मतलब बेसिकली वहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनके साथ उसका एक ऐसा रिलेशन बना हुआ है उस पूरे फॉरेस्ट का कि सिर्फ वही उसे यूज़ कर रहे हैं और उसी के कारण उसे प्रोटेक्शन जो है वो मिली हुई है अच्छे से, ठीक है। दैट इज सेक्रेड ग्रुव्स। नेक्स्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं, दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। अब एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कुछ रिजर्व फॉरेस्ट हो सकते हैं, नेशनल पार्क्स हो सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो सकती हैं। बेसिकली क्या है, कुछ एरिया जो आसपास का सारा एरिया है आपने उसको मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया। तो एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कुछ कोर एरियाज होंगे। कोर एरियाज क्या होंगे, जहां पे कि कोई भी किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी, ठीक है। दिस कोर एरिया कैन बी अ नेशनल पार्क, ठीक है, या कोई भी एरिया जहां पे कि बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जिसे जरूरत हो, दैट इज द कोर एरिया। उसके ऊपर यहाँ पे आएगा बफर एरिया, एंड बफर एरिया के बाहर आता है ट्रांजिशन एरिया, जो जहां से कि बाहर जो ह्यूमन कम्युनिटीज हैं उनका ट्रांजिशन करते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एज ऑफ ऑल टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और ये 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की मैं आपको लिस्ट दिखा रही हूँ, एक एक करके इनको पढ़ते रहिए कौन कौन से यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार, नोक्रेक, सुंदरबंस और मानस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आए, देखिए पोज करके इनको एक एक को पढ़ लीजिएगा और जो जिनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी, अचनाकमार्ग, अमरकंटक, ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड कोल्ड डेजर्ट, राइट। नेक्स्ट इज कंचनजंगा, अगस्त्यमलाई, ग्रेट निकोबार, दिब्रू सैखोवा, शेषचलम एंड पन्ना जो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सो दीज आर ऑल द मेजर बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। ओके, सो जस्ट अ मिनट,
ओके तो दीज वर ऑल द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। प्लस इनके साथ एक डिटेल जो आपको और याद रखनी है, अगर आपने यूनेस्को वाली जो वीडियो थी, एक यूनेस्को वाली वीडियो थी, वो नहीं देखी थी तो वो दोबारा से देखना, और अगर देखी हुई है तो इनके अंदर से आइडेंटिफाई करना वो बायोस्फीयर रिजर्व जिनको की स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, ठीक है, जो जिनको कि उसके अंदर ऐड की गई हैं, ठीक है। प्लस जो भी हमने वहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व्स की पूरी लिस्ट की थी रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को, ठीक है। तो आपको वो सारे सबको अलग से ध्यान में रखना है, क्योंकि इनकी अगर इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो वो भी चीज़ वहाँ से इंक्लूड की जा सकती है। उसके ऊपर मेजरली क्वेश्चन बनते हैं वो जो उसके अंदर है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इनमें से 18 में से 11 तो वहाँ पे हैं ही, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। सो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू मी सो केयरफुली। अपना ध्यान रखिएगा और मोटिवेशन बनाए रखिएगा। हैव अ ग्रेट डे अहेड।